हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग जो भी जुड़ गए हैं, जल्दी से आप इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके जान पहचान के दोस्त साथी, आपके सहपाठी है, जो भी 11th में पढ़ते हैं, सबसे पहले आप सब उन सभी के पास लिंक को शेयर करके आ जाइए। 1 मिनट का आपके पास समय है ताकि वो भी सही समय से जुड़ पाए। तो चलो, आज हम लोग को देखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का चौथा जो हम लोग प्रकार देखे थे। 5 प्रकार टोटल 5 प्रकार बताए थे कि 5 तरह से हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करते हैं, जिसमें 3 हमने बता दिया था। तो 2 आज बचा हुआ है जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैसीय अनुपात का नियम। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे तरह से समझ में भी आएगा अगर आप पूरे क्लास को कर पाते हैं। तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर करके आ जाइए। तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जो भी भाई हमारे जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। और आपके पास जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी प्रॉब्लम रहे, आप चैट में या कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर कुछ ना कुछ नया उपाय कर पाएँ, ताकि वो आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जल्दी से हो पाए। तो एक बार जल्दी से आप लोग इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलो बाबू, आ जाओ क्लास में, जल्दी से शेयर करके आ जाओ। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये समझ में आएगा अगर आप पूरे क्लास को, यानी इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। और आपके पास तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर सुविधा आपको कि इसका हम रिकॉर्ड वीडियो फिर अपलोड कर देते हैं, उसको से आप फिर 2 बार 3 बार जितना बार आपको मन लगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, समझना है, साथ में कॉपी में नोट करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको समझ में भी आएगा, यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान भी रहेगा। अगर आप अभी इस टाइम अगर आप डायरेक्ट क्लास में अगर जुड़े होते हैं, जिस समय लाइव चलता है उस समय अगर आप जुड़ जाते हैं ना, तो उस समय आपको बिल्कुल क्लास की तरफ फोकस होगा। और एक और बात बताते हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं ना, तो नीचे बहुत सारा वीडियो आपको शायद दिख जाता होगा, तो उसको नहीं देखें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो फिर आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो क्या करें कि इसको फुल स्क्रीन में कर ले। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसमें हर तरह की चीज़ आता है, और जो आपको अच्छा लगेगा वो अपने तरफ खींच लेगा। पढ़ाई तो ऐसे भी बोरिंग लगता है, तो पढ़ने का मन आप लोग को नहीं करता होगा, हम जानते हैं आप लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा पढ़ाई शुरू है और नीचे आपको अच्छा से एक कॉमेडी दिख रहा हो या अच्छा सा एक गाना दिख रहा हो, तो शायद आप पढ़ाई को छोड़कर उस गाना और कॉमेडी पे चल जाए कि थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे। तब तक इधर का बहुत सारा चीज़ गायब हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जिस समय हम आपको समझा रहे होते हैं उस समय आप डायरेक्ट क्लास से जुड़े रहें, साथ में एक कॉपी रखें। जिस तरह से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप जैसे क्लास में नोट करते थे वैसे ही साथ में आप कॉपी में नोट करते रहे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका समय बचेगा। यानी मान लेते हैं कि अभी आप इसको देख लिए, जैसे तैसे करके देख लिए, उसके बाद अगर आप बाद में इसको देखते हैं तो फिर आपको 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। उसको नोट करने के लिए आपको आधा घंटा टाइम देगा, तो यहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा आपका और फालतू व्यस्त हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा आप 45 मिनट 40 मिनट का जो भी क्लास है, इस क्लास में आप बिल्कुल एकदम शांति ढंग से बैठ जाइए और कलम कॉपी साथ में रखिए और साथ में नोट्स भी करते चलिए। हम नोट्स करने के लिए टाइम देते हैं, और अगर नोट नहीं कर पाते तो उस बात को सही से समझिए। और जहां पे अगर मान लेते हैं कि आप स्लो हैं थोड़ा सा नोट करने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी में। तो चलो बाबू, आज हम लोग देखने वाले हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और इस पे हम लोग का एक टेस्ट होगा। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को देने वाले कौन थे बाबू? तो आप सभी को बताए थे रीचर, और कब दिए थे? तो 1792 ईस्वी। तो ये सारा बात हमने पहले ही बता दिया है, किसको देने वाले कौन थे, कब दिया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम में रीचर ने क्या बताए थे, क्या इसके बारे में बताया था, किस तरह से हम इस नियम को प्रतिपादित करते हैं। तो बहुत सिंपल सा नियम है। कहा था इस नियम के आधार पर कि जब कोई 2 या अधिक भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो जो इसका द्रव्यमान का अनुपात होता है और जो तीसरा का द्रव्यमान का अनुपात होता है, अगर हम दोनों के अनुपात को देखें तो उसका अनुपात या तो समान होता है या तो पूर्णांक गुणक के रूप में होता है।
यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, इसके डिफिनेशन भी, या इसको समझना चाहते हैं तो बस आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जब कोई दो या दो से अधिक तत्व, जब कोई दो या दो से अधिक तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो संयोग करने के बाद जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो तीसरे तत्व से जो संयोग करता है उसके द्रव्यमान के अनुपात के या तो बराबर होता है या तो उसका पूर्णांक गुणक होता है। आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। मान लेते हैं कि जब कोई तत्व, जैसे में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कहता है कि जब कोई भिन्न भिन्न तत्व, जब कोई दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व, तो जैसे यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो देखो ये दोनों में हाइड्रोजन क्या है, समान है, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला है ना। इसका 32 है और इसका कितना है बाबू, इसका 16 है। तो दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला है और दोनों संयोग करता है, दोनों क्या करता है, संयोग करता है, दोनों आपस में मिलता है, तो इससे क्या बनेगा H2S और इससे क्या बनेगा H2O। तो जब दो अलग अलग यहाँ पर तत्व समान किसी तीसरे के निश्चित द्रव्यमान वाले से संयोग करा, तो देखो निश्चित क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो कहता है कि इसका जो द्रव्यमान का अनुपात तैयार होता है वो कोई नया जो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा या हाइड्रोजन और सल्फर मिलेगा, हाइड्रोजन और सल्फर यहां पे मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इसमें निश्चित कौन है, यहां है हाइड्रोजन और यहां है हाइड्रोजन, तो इसके निश्चित क्या है बाबू, ऑक्सीजन है, नहीं है। इसके निश्चित यहां पे सल्फर है, नहीं है। तो यहां से ऑक्सीजन अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर जो भी बनाता है उसका द्रव्यमान और ये दोनों का द्रव्यमान या तो समान होता है या तो इसके क्या होता है, पूर्णांक गुणक होता है। तो बस इसी बात को यहां पर समझना है। तो चलो बाबू जल्दी से आप इस टॉपिक को बना लो और इसके डिफिनेशन को लिख लो। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अगर डिफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखिएगा, जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात या उसका पूर्णांक गुणक होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से जुड़े होते हैं या स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। चलो आज जो बात हमने बताया वही बात यहाँ पे करने वाले। तो कहता है बाबू कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे समान द्रव्यमान वाले तत्व से क्या करता है, अभिक्रिया करता है या संयोग करता है। तो यहाँ पर जैसे में समझेगा, जैसे में यहाँ पर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, चलो यहाँ पर सल्फर है। अब ये सल्फर यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। अगर ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाएगा, H2S। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, H2O। और अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो तो दोनों में कौन कौन है जिसका द्रव्यमान समान है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान समान है। तो दो या अधिक, इसमें देखो दो है, अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन को देखें तो दो है, और समान द्रव्यमान वाला से संयोग कर रहा हाइड्रोजन समान है। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन समान है, तो समान वाला दो अलग अलग से रिएक्शन कर रहा, अभिक्रिया कर रहा, संयोग कर रहा, तो हाइड्रोजन और सल्फर दोनों अलग अलग वाला है। तो कहता है कि दो या अधिक किसी तीसरे के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है तो उसका जो अनुपात होता है, जो उसके पहले वाला जो स्वयं बना
आता है उसका अनुपात या तो समान होता है या तो उसका पूर्णांक गुणक होता है। तो चलो बाबू हम देख लेते हैं किसको किसको में देख ले। चलो हाइड्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं, यहां पर समझेगा, अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखेगा। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड में H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो क्या होगा बाबू, तो यहां पर द्रव्यमान का रेशियो देखना है। तो यहां पर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1, 1 गुना 2, 2, और ऑक्सीजन कितना है बाबू 1, तो इसका द्रव्यमान कितना 16, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:16। अब यहां पर हम समान द्रव्यमान वाला से ले रहे हैं, तो समान द्रव्यमान यहां पे ऑक्सीजन है तो यहां वाला भी हम ऑक्सीजन ही लेंगे। यानी अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखें तो हमको क्या मिलेगा बाबू, सल्फर का द्रव्यमान कितना 32, सल्फर का द्रव्यमान कितना 32 और एक ही है तो 32 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 बाबू, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 2 गुना 16, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे द्रव्यमान 16 है और यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 32 है। अब हम कहता है कि जो हमारा इन दोनों से मिलकर तीसरा तैयार होगा, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बराबर होगा तो इसके वाला इससे भी रिएक्शन कर सकता है। तो इधर हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान 16 है और इधर जो आपको सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है उसका द्रव्यमान कितना है 32 है। तो हम चाहेंगे कि दोनों को आपस में बराबर करें ताकि हाइड्रोजन और सल्फर भी आपस में बराबर हो, क्योंकि जो तीसरा बना है वो क्या बना है बाबू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहले हम ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करना होगा। तो ऑक्सीजन को बराबर कर, जब ऑक्सीजन बराबर होगा तो हाइड्रोजन इसके जैसा हो जाएगा ना जी, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर के साथ है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन और सल्फर को मिलाने के लिए अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को समान कर दे तो शायद हमारा एक रेशियो निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या है बाबू 32, तो इधर भी करेंगे 32, तो 2 से क्या करना होगा गुना करना होगा। तो एक में कि दोनों में, पूरा मॉलिक्यूल में करना होगा। तो इसका जो द्रव्यमान आएगा इसके अनुसार वो क्या हो जाएगा बाबू 4:32। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसका जो अनुपात मिल रहा है वो मिल रहा है 4:32 और इसका जो अनुपात मिल रहा है वो मिल रहा है 32:32। अब हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान करना था, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान हो गया। तो जब ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान हो गया यानी इसका सल्फर और हाइड्रोजन भी एक दूसरे से संयोग कर सकता है। तो इसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अगर हम हाइड्रोजन और सल्फर को यहाँ पर संयोग करें इसके अनुसार, ये दोनों के समान भारानुसार, ये दोनों ऑक्सीजन में समान भार अनुसार है, तो इससे रिलेटेड हम तीसरा तैयार कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन और सल्फर का अगर हम रेशियो देखेंगे तो यहां पर देखो तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना मिल रहा है 4, जो नया तैयार हो रहा है 4, और यहां पर देखेंगे सल्फर का कितना मिल रहा है बाबू 32, कितना मिल रहा है 32। अगर हम इसको सरल अनुपात में बनाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा बाबू 1:8, क्या मिलेगा 1:8 मिलेगा ना, 8 चौके 32। अब चलो ये तो हमको इसके समान भारानुसार हम ये दोनों का क्या निकाले बाबू, अनुपात निकाले, द्रव्यमान का अनुपात निकाले। लेकिन जो एक्चुअल में H2S है अब हम इसको लेकर चलते हैं। तो चलो बाबू जो वास्तविक में H2S बना रहा है यानी जो इससे रिलेटेड है, जो इससे मिलकर बन रहा है उसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो H2S में हमको क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोजन और सल्फर का वास्तविक द्रव्यमान देखते हैं तो इसका कितना है बाबू 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है कितना 2, तो 2 अनुपात सल्फर का कितना बाबू 32, कितना 32। अब अगर हम दोनों का सरल अनुपात निकाले तो हमको क्या मिलेगा 1:16। तो जो वास्तविक में हाइड्रोजन सल्फर मिलकर जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है उसका जो सरल अनुपात मिल रहा है वो मिल रहा है 1:16, जबकि समान भारानुसार अगर हाइड्रोजन और सल्फर को मिला रहे हैं तो इसका जो अनुपात सरल अनुपात हो रहा है वो हो रहा है 1:8। यानी अगर हम ये दोनों सल्फर और हाइड्रोजन का अनुपात देखें तो एक तरह से समान तो नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर 1:8 है और यहाँ पर 1 क्या है 16 है, तो समान अनुपात तो नहीं मिल रहा है लेकिन इसका पूर्णांक गुणक मिल रहा है।
यानी इसका समान नहीं है लेकिन इसका पूर्णांक गुणक है। तो इस तरह से हम इस नियम को समझते हैं। तो इस नियम में आप देख सकते हैं कि दो समान द्रव्यमान वाले से अगर उसमें जो साथ में उपस्थित तत्व था तो क्या था, हाइड्रोजन और सल्फर दोनों का निकाले तो हमको इतना मिला, और वास्तविक में देखें तो हमको इतना मिला, जो कि एक दूसरे का समान नहीं है। क्या है बाबू, पूर्णांक गुणक है। तो यही बतलाता है, यही जो नियम है यही डिनोट करता है व्युत्क्रम अनुपात के नियम के, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, जल्दी से आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। आप भी जब 2 बार 4 बार अपने कॉपी पे इसको लिखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसको समझना कोई ज़्यादा बड़ा वाला बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से समझिएगा हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इसमें 2 ऑक्सीजन समान भार वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी 16 द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का भी 16, तो दोनों द्रव्यमान निश्चित है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। लेकिन इसके अनुसार देखें तो इसका आ रहा है 2:16 और इसके अनुसार देखें तो 32:32। अब इसमें हम ऑक्सीजन का दोनों में द्रव्यमान अगर समान करेंगे तो 32 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब बाबू जब दोनों समान हो गया तो ये दोनों भी आपस में मिल सकता है ना। जब ऑक्सीजन दोनों का समान हो गया तो हाइड्रोजन और सल्फर भी आपस में मिल सकता है। तो हम काल्पनिक रूप से ऐसा दिखा रहे कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम ये दोनों से रिलेट करके निकाले तो आया 1:8, इसका सरल अनुपात, और अगर जो वास्तविक में मिल रहा था उसका निकाले तो आया 1:16, जो कि दोनों एक दूसरे का समान तो नहीं है लेकिन एक दूसरे का पूर्णांक गुणक है। तो यही दर्शाता है व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए। अब हम एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो जरूर समझ में आएगा। चलो एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, जैसे में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो अब तीनों से मिलकर जो वास्तविक में बनने वाला है उसको दिखाते हैं। CH4 कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा H2O और कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा CO2। अब इसमें 2 समान वाले को हम लोग देख लेते हैं। चलो अभी हम कार्बन को देख लेते हैं। पिछले बार ऑक्सीजन को मिलाए थे, अभी हम लोग कार्बन को देख लेते हैं। तो देखो तो बाबू दोनों में कार्बन है तो कार्बन का द्रव्यमान निश्चित होगा, जबकि दोनों अलग अलग है, इसमें ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन है। तो 2 या अधिक तत्व, अगर 2 या अधिक भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो भिन्न द्रव्यमान वाला है, लेकिन दोनों में कार्बन से संयोग किया है, यानी कार्बन निश्चित द्रव्यमान वाला है। तो चलो अब यहाँ पर हम कार्बन और डाइऑक्साइड और CH4 के बीच में दिखाते हैं। तो चलो सबसे पहले CH4 में देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का जो द्रव्यमान अनुपात है वो कितना है। तो कार्बन का द्रव्यमान बाबू 12 और कितना है, 1 है, तो 1 × 12 तो 12 ही होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, हाइड्रोजन है 4, 4 × 1 तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, 4, 12:4। अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं, क्योंकि हमको कार्बन बराबर वाले को देखना है। तो चलो इधर हम कार्बन डाइऑक्साइड, देखो आपको समझाने के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए, जरूर समझ में आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्रव्यमान अनुपात देखें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना, 16 और कितना है, 2 है, तो 2 × 16 यानी कितना हो जाएगा, 32। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे कार्बन दोनों का द्रव्यमान निश्चित है या नहीं है, निश्चित है। तो जब ये दोनों का निश्चित है, जब ये दोनों का क्या है, निश्चित है, तो हम इस हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। अरे बाबू कार्बन यहाँ पर दोनों क्या है, निश्चित है। पिछले बार में निश्चित नहीं था तो हम उसको बराबर किए थे, बराबर है, पिछले बार में बराबर नहीं था तो हम उसको बराबर किए थे, लेकिन इसमें तो पहले से ही बराबर है 12।
तो दोनों कार्बन में द्रव्यमान हो गया समान। तो जब कार्बन दोनों समान हो गया तो इसमें साथ में मिल रहा है हाइड्रोजन और इसमें मिल रहा है ऑक्सीजन। तो इसके हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुपात से इसके ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में अगर हम दोनों के बीच में अनुपात देखें, यानी इसमें मिल रहा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो इसका कितना है बाबू द्रव्यमान 4, और इसमें मिल रहा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसका कितना है द्रव्यमान 32। जबकि दोनों में कार्बन क्या है समान है, तो हम काल्पनिक रूप से ये दोनों को क्या करते हैं मिलाकर देखते हैं कि ये दोनों का जो संयोग का द्रव्यमान अनुपात होगा वो क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो ये दोनों से रिलेट करके हम दोनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात निकालते हैं तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है बाबू 4, कितना है 4, और ऑक्सीजन का अनुपात यहां कितना है बाबू 32। अब अगर हम ये दोनों का अनुपात देखें तो कितना मिल रहा है 4:32। अगर हम इसको सरल रूप में करें तो क्या मिलेगा 1:8। तो ये तो काल्पनिक रूप से मिला ना, हम लोग कल्पना किए कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में मिल सकता है, तो मिलेगा तो इसका अनुपात क्या होगा 1:8। लेकिन वास्तविक में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहा है, वास्तविक में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहा है। तो अगर हम जो मिल रहा है जो बन रहा है अगर हम उसको देखें तो H2O में, और देखते हैं किसके बाद ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। अगर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अगर रेशियो देखें, अनुपात देखें, द्रव्यमान अनुपात देखें, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है बाबू 2, हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1, तो 1 × 2 तो कितना मिल जाएगा बाबू 2। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1 है ना, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 1 है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। अब देखो तो बाबू दोनों का अगर सरल अनुपात दिखाएं तो क्या मिलेगा 1:8, यानी इसका जो सरल अनुपात मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1:8। और जो पहले हम ये दोनों को काल्पनिक रूप से बनाए थे कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी समान हो सकता है, तो ये दोनों भी आपस में मिल सकता है। तो जब ये दोनों मिलेगा तो इसका जो अनुपात होगा वो सरल अनुपात होगा 1:8, और जो हम वास्तविक रूप में बना रहे हैं उसका भी द्रव्यमान आ रहा है 1:8। तो आप देख सकते हैं कि जो हम काल्पनिक रूप से बनाए थे उसका भी सरल अनुपात आया, सरल द्रव्यमान का अनुपात आया कितना 1:8, और जो वास्तविक में है उसका भी कितना है 1:8। यानी दोनों क्या है बाबू आपस में बराबर है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो अभी हम क्या बताए थे कि उसका जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो या तो समान होगा या तो उसका पूर्णांक गुणक होगा। तो पिछले बार में पूर्णांक गुणक मिला था, जबकि इसमें क्या मिल रहा है बाबू समान मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसमें कार्बन कार्बन बराबर था, तो कार्बन कार्बन बराबर था तो इसके हाइड्रोजन से इसके ऑक्सीजन को काल्पनिक रूप से हम लोग मिला है कि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में संयोग कर सकता है। जो कई किया तो इसका जो द्रव्यमान अनुपात इसके अनुसार हुआ वो हुआ 4:32। अगर हम इसका सरल अनुपात देखें तो 1:8, और जो वास्तविक में H2O मिल रहा था इसका जो द्रव्यमान अनुपात आया वो अनुपात आया 2:16। अगर हम इसका सरल अनुपात देखें तो बाबू 1:8, जो कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी व्युत्क्रम अनुपात के नियम को क्या कर रहा है प्रतिपादित कर रहा है। तो बाबू जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि ये भी बात आपको समझ में आए। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेगा, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, वो आपको समझाने में बिल्कुल मदद करेगा। जल्दी से आप इसको नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, और जो भी हम एग्जाम्पल बताएं उसका जो भी हम काम करें उस पे उसको आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट करके रिवीजन जरूर कीजिएगा। 2 बार 4 बार अपने से जब तक नहीं लिखिएगा जब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। देखो भाई आपके साथ पढ़ने वाला बहुत सारा स्टूडेंट होता है, लेकिन एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है और एक स्टूडेंट फेल कर जाता है, जबकि एक ही टीचर पढ़ाता है। तो हम इसमें टीचर का कोई भी यहाँ पर महानता नहीं मानते हैं कि टीचर महान था इसलिए एक लड़का टॉप कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का में गुण था इसलिए वो लड़का टॉप कर गया, और वो लड़का में विशेष गुण था, वो रिवीजन करता था, वो पढ़ता था। यहाँ पे टीचर का कोई भी महानता नहीं है, यहाँ पे मास्टर का कोई भी महानता नहीं है।
जो भी महानता है वो लड़का का, वो बच्चा का, वो विद्यार्थी का, वो आप लोग का। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगा, ऐसे कोई भी सफलता मिलने वाला नहीं है। चाहे वो कितना भी महान कहे कि हम बहुत महान टीचर है, तो आप उसके पास जाकर डेली आइए जाइए तो क्या आप पास कर जाइएगा? नहीं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये भाई आपके लिए कह रहे हैं कि आज से आप पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि बहुत किसी टीचर का नाम है कि अच्छा फलना सर का बहुत नाम है तो उसके पास जाते हैं पढ़े तो हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ भी आपको नहीं होने वाला, आप पास भी नहीं होइएगा अगर खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो चलो जल्दी से एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। नहीं, एक और एग्जाम्पल नहीं, एक और एग्जाम्पल आप खुद बनाइएगा, वो आपको हम दे देते हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ये आप खुद से बनाकर दिखाइएगा। जो हम पहला बार में बनाए थे ना वही वाला सेम है। अगर आप इसको बनाइएगा तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि अच्छा ऐसे हो रहा था। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अगर दोनों का इसमें हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाए थे ना, इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते H2O2, इसमें बाबू सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, इसमें बाबू हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, H2S बनेगा। तो ये आपका HW रहा, ठीक है। एक क्या रहा? HW। पहला जैसा नहीं है, पहला जैसा ही है, लेकिन इसमें चेंज है बाबू। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, H2O2 बन रहा है, H2O नहीं बन रहा है। तो आप इसको जरूर बनाना और बनाकर आपको दिखाना है। जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 2677262239, 7277262239। इस नंबर पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है, ताकि हमको भी पता चले कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस HW को नोट कर लीजिए और इसको इसी तरह से बनाना है तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं सच में इस नियम का पालन इसी तरह से किया जाता है या करवाया जाता है या होता है। चलो नोट कर लिया, हटाएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू अगला नियम। तो अगला नियम है गैसीय अनुपात का नियम। लास्ट नियम है हम लोग के पास गैसीय अनुपात का नियम। गैसीय अनुपात का नियम, गैसीय अनुपात का नियम। देखो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम, ठीक है, गैसीय अनुपात नियम। आप इसे गैसीय अनुपात का नियम भी कह सकते हैं या गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम भी कह सकते हैं। इसको देने वाले कौन थे? इस गैसीय अनुपात नियम को देने वाले कौन थे? गेल-लुकास थे। इसलिए इस नियम को भी हम लोग कहते हैं गैसीय अनुपात का नियम या गेल-लुकास का गैसीय अनुपात नियम। देखिए अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसको देने वाले कौन थे। तो देने वाले यही थे बाबू, गेल-लुकास। कब दिए थे बाबू? 1808 ईस्वी में। यानी इस नियम को 1808 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, गेल-लुकास द्वारा दिया गया था। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जाता है या क्या बताया जाता है या क्या होता है? तो बाबू गैसीय अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कोई भी अगर गैसीय पदार्थ अगर मिलता है या संयोग करता है तो संयोग करने के बाद जो उसका जो प्रतिफल तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट समान ताप और दाब पर गैस हो, ठीक है,
अगर प्रोडक्ट, ये नियम सिर्फ और सिर्फ गैसीय पदार्थ के लिए ही होगा, तो अगर वो क्या हो, आयतन उसका क्या हो, आयतन क्या होता है, अगर फिर से सुनिए कि जब कोई गैस आपस में संयोग करता है, तो संयोग करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट भी यदि गैस में ही हो, तो उसका जो आयतन होता है, उसका आयतन का जो अनुपात होता है, वो उसका क्या होता है बाबू, सरल पूर्णांक होता है, या उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी उसमें वॉल्यूम क्या होगा, दोनों तरफ समान होगा, उसी के आधार पे काम करेगा। तो चलो जल्दी से आप लोग गैसीय अनुपात का नियम, बहुत आसान सा नियम है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए गैसीय अनुपात का नियम, या गे-लुसाक का गैसीय अनुपात नियम, जिसको देने वाले थे बाबू गे-लुसाक। कब दिए थे, सन 1808 ईस्वी में। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, और नोट करके सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेगा बाबू, लिखेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैस तथा प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख लेगा, यदि प्रोडक्ट भी गैस अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, प्रोडक्ट का आयतन अनुपात हमेशा सरल पूर्णांक में होता है, नीचे एक नोट लिख लेगा। ये सब काम होगा कब, जब ये सब समान ताप और दाब, सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा। नीचे नोट लेकर लिख लेगा, जब यह नियम कब पालन करेगा, जब सभी गैस समान ताप और दाब पर रहेगा। चलो इसका एग्जाम्पल समझ लो, बहुत ही सिंपल सा। कहता है ना बाबू, किसमें जो भी गैस भाग लेते, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी गैस भाग लेगा, क्या करेगा, भाग लेगा, यानी संयोग करने में साथ रहेगा, तो और जो उसका प्रोडक्ट तैयार होगा, और प्रोडक्ट भी यदि गैस ही रहेगा, तो HCl बन रहा है, यदि गैसीय अवस्था में होगा तभी जाकर ये नियम काम करेगा। अगर दूसरी अवस्था में रहेगा तो उस अवस्था में ये नियम काम नहीं करेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों गैस आपस में संयुक्त हुआ, तो क्या बन गया बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो भी कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में। अब देखो बाबू, दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इधर दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। अब हम देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ बाबू कुछ नहीं, यानी टोटल कितना, 1, तो इसका जो आयतन होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें क्लोरीन का आयतन, आगे देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, तो इसका भी आयतन कितना होगा बाबू, 1 होगा। जबकि अगर हम HCl का आयतन देखें तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। देखो ना आगे कितना है, 2। अगर हम ये तीनों का अनुपात देखें, सरल अनुपात देखें, आयतन, अगर हम ये तीनों का सरल अनुपात देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 1 अनुपात, तीनों के आयतन का अगर हम सरल अनुपात देखें तो 1 अनुपात 2, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में संयोग कर HCl बनाता है, तो तीनों का जो वॉल्यूम का अनुपात होगा उसका सरल अनुपात क्या मिलेगा, 1 अनुपात 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर ये हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ जो भी कौन सा अवस्था में, गैसियस अवस्था में होना चाहिए, अगर इसके साथ ये संयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो इसका जो जल वाष्प तैयार होता है, यानी जो भी जल मिलने वाला है
वो भी गैसीय स्टेट में भी होना चाहिए। गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए, यानी जल वाष्प जिसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? जल वाष्प। अभी संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर लीजिए। इधर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना? 2। अब सभी का हम वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू? अभी देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ भी कितना हो गया? 2, यानी सब समान है। तो इसका आयतन 1, इसका आयतन कितना? 1। अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया ना, 2 था पहले से, 2 आगे और आ गया, तो इसके आगे भी कितना लगेगा? 2, तो इसका आयतन कितना हो गया? 2। इस ऑक्सीजन का आयतन कितना हो गया? 1। और अगर हम इधर देखें बाबू H2O जिसको हम लोग जल वाष्प कहते हैं, अगर इसका आयतन देखेंगे तो इसका आयतन कितना मिलेगा बाबू? 2। अगर हम तीनों का सरल अनुपात देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? 2:1:2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और H2O का जो अनुपात मिलने वाला है, आयतन का अनुपात मिलने वाला है, वो जो सरल अनुपात होगा वो होगा 2:1:2। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर एक और एग्जाम्पल बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहता है कि इसका आयतन और इसका आयतन और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसका आयतन, तीनों आपस में सरल अनुपात होता है। यदि कब? जब सभी के सभी गैस STP या NTP पर होगा तब, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर या सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर। इतना नहीं जानता है तो हिंदी में लिखो समान ताप और दाब पर, ठीक है? समान ताप और दाब पर अगर ये सब आपस में मिलता है तो ये सब का जो अनुपात होगा, आयतनों का अनुपात होगा, वो हमेशा सरल होगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। एक और देख लो यहाँ पर, चलो इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लो तो बताते हैं। तो इस तरह से दोनों को आप समझ रहे हैं, तो एक और एग्जाम्पल आपको समझाना जरूरी है। चलो इधर दिखा ही देते हैं। जैसे में अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाएगा बाबू? NH3। क्या बनाएगा? NH3, जो कि ये भी गैसीय अवस्था में ही होगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, चाहे नाइट्रोजन को आगे कर दीजिए, नाइट्रोजन को आगे कर दीजिए, हाइड्रोजन को पीछे कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि सब के सब गैस होना चाहिए और सब समान ताप और दाब पर होना चाहिए। अगर हम देखें बाबू तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो हमको संतुलित करना है, तो यहाँ पे कितना लगाना होगा? 3। तो यहाँ पर हो गया बाबू 3 दूना 6, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे? 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब के सब क्या हो गया? बराबर हो गया। सब के सब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो सबका अगर वॉल्यूम देखेंगे तो इसका कितना है बाबू? नाइट्रोजन का वॉल्यूम 2, हाइड्रोजन का देखेंगे तो कितना? 3, इसका एक ही है ना, इसका कितना है? 3, और इसका कितना है बाबू? 2। अगर हम ये सभी के वॉल्यूम का अगर अनुपात देखें तो 1:3:2, जो कि एक तरह से सरल अनुपात में व्यक्त हो रहा है। ठीक है ना? सरल अनुपात है या नहीं है ना? तो सरल अनुपात में व्यक्त हो रहा है। तो यही है हमारा बाबू गे-लुसाक का गैसीय अनुपात नियम। क्या है? गैसीय अनुपात नियम। तो जल्दी से आप ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी को नोट कर लीजिए, और जो इसके पहले वाला जो आपको HW दिए थे आप उस HW को जरूर बनाइएगा। और ये दोनों पॉइंट को अगर आप 4 बार 5 बार अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो बाबू अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, जिसमें हमको पता करना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं। अगर करता है तो कौन से नियम का पालन करता है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन वो आज के क्लास में नहीं। आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास जो हम लोग का होगा मंगलवार को, उस क्लास में हम लोग देखेंगे
कि किस तरह से पहचान पाते हैं और किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इससे आधारित जो भी रहेगा हमारा न्यूमेरिकल, जो भी प्रश्न रहेगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में रहेगा, जो भी या इधर उधर से रहेगा, वो सभी को हम बनाएंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और क्लास कैसा लगता है, क्लास समझ में आता है या नहीं आता है। अगर किसी तरह का कोई परेशानी है, बीच में क्लास थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास समझने में कोई प्रॉब्लम होता है या किसी तरह का दिक्कत होता है, तो आप उसके लिए चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।